नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर में आयोजित होने वाली आपके गणित विषय की सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और उस परीक्षा के लिए हमारी परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न हैं, हमारी पिछली परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न बने थे, उस परिप्रेक्ष्य में हमने 2018 के सारे प्रश्नों का डिस्कस कर लिया था। और इसके पहले लगभग हमने 3 से 4 है ना सॉल्यूशंस को लेकर के ना थोड़ा थोड़ा समय लेकर के रोज का लगभग 35 से 40 मिनट का समय लेते हुए हम लोगों ने पिछले 4 क्लासेस के अंदर 60 प्रश्न 2016 की परीक्षाओं के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 61 से लेकर के आगे के कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान करना, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह रहने वाला है कि 2016 का पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछले 60 प्रश्न थे 2018 की तुलना में थोड़ा सा हमारा औसत स्तर से ऊपर के स्तर का प्रश्न पत्र था। और पिछली 2 क्लासेस यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा 31 से लगा करके 60 तक के प्रश्नों को आपको दोबारा से देखना अगर समझ में नहीं आया है। जो हमारे साथी पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप अपना खुद का चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को मोटिवेट करें इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और इससे पहले वाले सारे के सारे वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं और आप उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में पहला प्रश्न 61वां अंतर समीकरण डिफरेंस इक्वेशन की बात कर रहा है और हमारा प्रश्न है डिफरेंस इक्वेशन। चलिए मैं उस इक्वेशन को एक बार वापस से लिख लेता हूं सर। हमारी इक्वेशन ये है y n+2 माइनस 2y n+1 प्लस वाई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर 2 टू द पावर n। इसका विशिष्ट समाकलन क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है ना। पीआई के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट समाकलन का अभिप्राय किससे है, पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए सर, इसको विशेष रूप से ध्यान देना कैसे प्रश्न को करना है। जब ये डिफरेंस सीरीज आपके पास में हो रही है तो ये जो चीज होती है ना सर, जो yn+2 की बात करता है या yn+1 की बात होती है तो ये ई में कन्वर्ट हो जाता है सर आपका। यानी जो आपकी समीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी e² माइनस 2e प्लस 1 इज इक्वल टू n² 2 टू द पावर n। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इससे तो आपका CF निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल जाता है, लेकिन मुझे CF नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल इसका PI चाहिए, है ना, विशिष्ट समाकलन। तो अब मैं सीधी PI की ही बात इससे करने वाला हूं। तो PI के लिए क्या होगा, 1/e² माइनस 2e प्लस 1, ठीक है। और यहां पर जो फंक्शन आपके रूप में है उसको मैं लिख देता हूं n² 2 टू द पावर n। अब ध्यान करना, यहां n² को मैं बाद में यूज करने वाला हूं और पहले मैं यूज करने वाला हूं 2 टू द पावर n को, गौर कीजिए। और जब मैं 2 टू द पावर n की बात करूंगा, गौर करें, e² माइनस 2e प्लस 1, पहले मैं 2 टू द पावर n की बात कर रहा हूं सर, ठीक है। और उसके बाद में बात करूंगा मैं n² की। और आपके दिमाग में यहां आना चाहिए कि 2 टू द पावर n का मीनिंग है a टू द पावर n। तो मुझे e को रिप्लेस करना है ae के द्वारा, है ना, इसको रिप्लेस करना है। और यहां पर a का मान 2 है तो e बराबर 2e के द्वारा आपको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना होगा। वापस ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 टू द पावर n, यानी कि जो आपका पीआई निकालने का कॉन्सेप्ट है उसमें जब a टू द पावर n होता है तो e हटता है और e के स्थान पर ae लिखा जाता है। और जब यहां पर 2 टू द पावर n है और a का रोल 2 के द्वारा प्ले किया जा रहा है तो e को आपको क्या लिखना है, 2e लिखना होगा। तो मैं यहां पर इसको चेंज कर लेता हूं और ऊपर की ओर 2 टू द पावर n रहेगा सर। ये 2 टू द पावर n तो ऊपर रहना ही रहना है सर, इसको ध्यान देना। और नीचे की ओर क्या करने वाला हूं मैं, e को 2e के द्वारा रिप्लेस कर देता हूं। तो ये 2e का होल स्क्वायर माइनस 2 e के स्थान पर 2e और प्लस में 1 n²। चलिए इसकी थोड़ी सी गणना भी मैं कर लेता हूं और कैलकुलेशन करने पर 2 टू द पावर n तो रहा ऊपर की ओर और ये हो गया सर 4e² माइनस 4e प्लस 1 और n²। तो पहला रोल तो ये हो गया सर, क्लियर है। अब यहां पर देखूंगा कि ये चीज जो नीचे क्या बन रही है, मुझे इसके फैक्टर्स करने होंगे। अगर फैक्टर्स होता है, जैसे इस प्रश्न में यहां पर नीचे की ओर
परफेक्ट स्क्वायर की पोजीशन यहां पर बन रही है, तो मैं उसकी बात करना चाहूंगा। तो एक तो हो गया सर 2 टू द पावर n, नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर है आपका इसको मैं लिख सकता हूं सर 1 माइनस 2e का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको ऊपर की ओर शिफ्ट करना है तो पहला पद 1 होना चाहिए, तो मैंने इसको देखिए 2e माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और 1 माइनस 2e का होल स्क्वायर भी किया जा सकता है। और यहां ध्यान देना, केवल n स्क्वायर नहीं चलेगा, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। इस n स्क्वायर के साथ में n को घटाना और n को जोड़ना, देखिए परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आप यहां पर दो अलग अलग स्थितियों की बात करेंगे, एक n की बात करेंगे और एक n माइनस 1 की बात आपको करनी है। तो मैं n माइनस 1 में कन्वर्ट करने के लिए n घटाता भी हूं और n को जोड़ता भी हूं। ठीक है, और उसके साथ में एक काम आपको और भी करना होगा। ठीक है, एक स्टार मार्क और लगा देता हूं कि जो e है उसको आप 1 प्लस डेल्टा से प्रतिस्थापित करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो e है वो मैं इस e के स्थान पर डालना चाहता हूं 1 प्लस डेल्टा, और ये जो चीज हो गई n जोड़ना n घटाना। तो पोजीशन हमारी बनी 2 टू द पावर n अपॉन में यहां पर 1 माइनस 2, e को लिखना है 1 प्लस डेल्टा होल स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा n कॉमन लेते हुए n माइनस 1 प्लस n। ठीक है सर, ये आपके दिमाग में आए। इसको जब सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं सर, है ना। तो ये हो रहा है सर 1 माइनस 2 डेल्टा हो रहा है, उसका होल स्क्वायर है। देखो 1 माइनस 2 से गुणा, और जब इसको घटाता हूं तो माइनस 1 माइनस 2 डेल्टा होल स्क्वायर, और माइनस जब कॉमन कर दूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 टू द पावर n अपॉन में 1 प्लस 2 डेल्टा होल स्क्वायर, और साथ में n। अच्छा, इसको और ध्यान दो, एक चीज और यहां पर हम लोग करने वाले हैं कि ये जो n माइनस 1 है ये होगा यहां पर n स्क्वायर, यानी n और ऐसा वाला स्क्वायर कोष्टक में दो, और इसको लिखना पड़ेगा n1। ठीक है सर, ये थोड़ा सा और ध्यान देना, एक स्टार मार्क और आपके लिए हो गया। यानी कुल मिलाकर के देखिए सर, प्रश्न अगर हमारे दिमाग में आता है कि भाई 100% कर लूंगा तो ही हाथ डालना, अदरवाइज नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि 100% प्रश्न 150 में से 150 प्रश्न हम में से करने वाली स्थिति में कोई भी नहीं होगा सर। ठीक है तो यहां पर 2 टू द पावर n और 1 प्लस, और इसको हमने लिखा ऐसा n टू द पावर और n टू द पावर 1, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिख लिया। चलिए नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट करना है मुझे, तो ये 2 टू द पावर n तो रहा, नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट करने पर 1 प्लस 2 डेल्टा टू द पावर माइनस 2, और आगे की तरफ n पावर में माइनस 2, इस प्रकार पावर में 2 और n पावर में 1। चलिए इसका जो हम द्विपद प्रमेय से हम प्रसार करने वाले हैं, और जब द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करेंगे तो देखिए हमारी पोजीशन रहेगी 2 टू द पावर n 1 माइनस n के साथ में, यानी 2 गुणा 2 डेल्टा, माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, तो प्लस n गुणा n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहां पर x स्क्वायर 2 डेल्टा का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया सर आपका n स्क्वायर प्लस n पावर 1। ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 आपका कट कटा गया। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ इसको एक्सपेंड करते हुए लिखता हूं। देखिए हमारी पोजीशन क्या है जब मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूं एक तो है सर 2 टू द पावर n। ठीक है पहला जो पद है, अब थोड़ा ध्यान रखना सर, मेरे पास में अब स्पेस की भी कमी हो रही है, तो मैं जो है एक आध लाइन इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 का इन दोनों के साथ में गुणा कर सकते हैं सर हम लोग। जब 1 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये आएगा n और पावर में ऐसा 2 और n पावर में ऐसा 1 का गुणा कर दिया। अब देखो -4 डेल्टा है, समझ गए ना। अब इसका मतलब डेल्टा का मतलब है एक बार अवकलन करना है, डेल्टा का मतलब सिंगल टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो -4 तो रहा ही सर आपका ठीक है, -4, और जब आप इसका सिंगल टाइम कर रहे हैं n स्क्वायर का क्या पोजीशन बनने वाली है, 2n के रूप में बनने वाला है, तो मैं इसको ऐसा 2n लिख देता हूं। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं डेल्टा यानी 1 टाइम, तो ये -4 है और -4, और इसका n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 के रूप में होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये दिमाग में आया होगा। ठीक इसी क्रम में जब देखो यहां पर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 का 3 से गुणा कितना 12। तो अब मैं एक तो लिखूंगा सर प्लस का 12। अब ध्यान देना
ये डेल्टा स्क्वायर है। डेल्टा स्क्वायर का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगा। जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं एन स्क्वायर का 2n हो गया और 2n का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव केवल 2 हो गया, समझ गए। और इसी का जब मैं यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर n का 1 हो गया और सेकंड ऑर्डर 0 हो गया, तो यहां पर +12 का 0 से मैं गुणा कर सकता हूं। वापस से ध्यान देना सर, ये एक स्टेप मैंने जो है डायरेक्ट लिख दी है सर, ठीक है ना। हम अवकलन कर रहे हैं, डेल्टा का मतलब अवकलन से है, एक का गुणा दोनों पदों से है, दोनों पद मेरे साथ में लिख दिए गए। -4 डेल्टा का मतलब है दोनों पदों का एक बार अवकलन किया, और यहां पर 12 और डेल्टा स्क्वायर का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो गई। और लास्ट के अंदर वापस से ध्यान दीजिए, अंतिम स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर n है। ये n स्क्वायर क्या है सर, ये हमने किसको माना था, वो मान वापस से आपको प्रतिस्थापित करना है और आपके दिमाग में आएगा कि ये n ऐसा स्क्वायर जिसको हमने ये लिखा है और ये किसके द्वारा लिखा गया था, n(n-1), इसका मतलब ये n स्क्वायर माइनस n हो गया, ठीक है भाई। इसको जो है मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, n(n-1) को हमने इस प्रकार से n टू द पावर 2 की बात की थी, तो इनको जब गुणा किया तो n स्क्वायर माइनस n की स्थिति हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सिंपल n था, माइनस का 8n हुआ, माइनस का 4 हुआ और प्लस का 24 हुआ। और फाइनल आंसर क्या हो गया सर आपका, 2 टू द पावर n रहा। n स्क्वायर का एक पद है उसको ले लिया, n के पद आपस में कट कटा गए, माइनस का 8n हो गया, माइनस का 4 प्लस का 24 20 हो गया। और ये आपके प्रश्न का क्या रहा सर, उत्तर रहा 2 टू द पावर n, n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 20, ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में ये चीज आपके आ गई होगी, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। n घात वाले बहुपद का n वा विभाजित अंतर कितना, ये सीधा सीधा थ्योरम है, सीधी सीधी स्टेटमेंट है भाई। जैसा जितना समय आपको, जितना सोचना आपको पिछले प्रश्न में पड़ा, इस प्रश्न में नहीं पड़ेगा। यहाँ सीधी सीधी एक स्टेटमेंट है हमारा, थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, n घात वाले बहुपद का n वा विभाजित अंतर, n वा विभाजित अंतर सदैव एक अचर होता है, सदैव एक अचर होता है, यानी हमेशा एक कांस्टेंट होता है। अब ये जरूर नहीं कि कांस्टेंट जो है सदैव 0 हो, क्योंकि यहां पर एक अचर ऑप्शन नंबर दूसरा रहने वाला है। सदैव शून्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सदैव एक अचर होता है। ये आपका सीधा है ना स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, अपसारी है। भाई आपने जब श्रेणी की अभिसारिता की बात की होगी, अपसारिता की, कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी की बात की होगी, अलग अलग प्रकार के टेस्ट आपने लगाए होंगे, है ना। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में बात की होगी, लेबनिज टेस्ट के बारे में आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है ना। कंपैरिजन टेस्ट है, पी सीरीज टेस्ट है, और कॉसी का जो है टेस्ट अपना इंटीग्रेशन टेस्ट है। तो ये सारे के सारे टेस्ट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब उसमें से इसमें क्या लगना चाहिए सर, इसको ध्यान देना। सबसे पहले श्रेणी यानी UN जो है आपका समेशन, है ना। श्रेणी का मतलब समेशन से होता है, और समेशन UN का मतलब अगर मैं इसका व्यापक पद देखता हूं तो ऊपर तो हो गया n, नीचे की ओर देखिए ये जो रिजल्ट है वो है 2n-1 और 2n का परिणाम है। 1 और 2 के लिए 2n-1 और 2n की बात होती है, ठीक है ना। और जब मैं इसको देखता हूं सर, देखिए मैं यहां पर कंपैरिजन टेस्ट की बात करना चाहता हूं। कंपैरिजन टेस्ट के अंदर आप लोग क्या होता है कि भाई UN आपकी जो सीरीज है उसी रेस्पेक्ट के अंदर भाई ऊपर और नीचे जो n की पावर है उनका डिफरेंस देखते हुए हम उसी के सिमिलर एक नई सीरीज VN की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई VN को चेक करते हैं। अगर VN अभिसारी है तो UN आपकी अभिसारी हो जाएगी, और VN अगर अपसारी है तो UN भी आपकी अपसारी हो जाएगी। कंपैरिजन टेस्ट की बात करूंगा तो यहां पर देख रहा हूं मैं एक सीरीज को मान रहा हूं मैं, समेशन ऑफ VN इज इक्वल टू समेशन। देखिए ऊपर और नीचे, ऊपर n की एक पावर है और जब नीचे देखा तो n स्क्वायर का रूप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। जब ऊपर एक पावर नीचे n स्क्वायर 2 पावर है तो डिफरेंस कितना बना, 1 का डिफरेंस बन रहा है। तो 1/n ऐसा हम लोग VN को मानते हैं, और जैसा VN होगा वैसा वैसा UN होगा।
अब मैं यहां से इस Vn को मानने के बाद में पी सीरीज टेस्ट की बात करता हूं, पी सीरीज टेस्ट। और हमारा पी सीरीज टेस्ट में कहां आ रहा है सर, ये समेशन, देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 1/n⁻p। इसका मतलब यहां पर p किसके बराबर है सर, p 1 के बराबर है। और अगर p 1 के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में पी सीरीज टेस्ट हमारा क्या कहता है, श्रेणी अपसारी होती है ना। ये श्रेणी जो है वो डाइवर्जेंट हुआ करती है। और अगर Vn आपकी अपसारी है, डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि UN वाली सीरीज भी कैसी होगी, अपसारी होगी। और अपना उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 अपसारी श्रेणी है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, देखिए ये प्रश्न जो है बहुत स्पष्ट प्रश्न नहीं है, यहाँ पर कोई फलन जो है चूक गया है प्रश्न में, है ना। f बराबर, और इस प्रकार से देखो यहाँ जो है कुछ गड़बड़ आ रही है, फंक्शन जो है वो देना चाहिए, क्योंकि जब तक फंक्शन नहीं देगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन जो है सतत है या फंक्शन जो है वो एकदिष्ट है ना, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। भाई जब तक आपके पास में एफ नहीं होगा हम अपने प्रश्न का परिणाम देने की स्थिति में नहीं होंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग की बड़ी एरर थी और इसलिए जो है ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। आगे देखते हैं सर, हमारा जो अगला प्रश्न है अनुक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। ये है सर अनुक्रम 1 + 1/n⁻n। ठीक है, किस प्रकार का अनुक्रम है, ठीक है ना, कि भाई अब आपके दिमाग में अनुक्रम को जब अभिसारिता देखना है कि भाई अभिसृत का मतलब क्या है सर, एक पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर वहां पर कन्वर्ज हो रहा है ना। अभिसर्प यानी कन्वर्जेंस की बात करता है। तो मुझे इसके अंदर क्या करना होगा सर, लिमिट n →∞ लगानी होती है कि भाई ये अनंत तक की सीरीज है। और जब लिमिट n →∞ की बात करेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है सर, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपने लिमिट के अंदर पढ़ा है ये वाला रिजल्ट सर, लिमिट x →∞ 1 + 1/x⁻x, जो कि आपका है 1 की घात अनंत रूप है। और इसका परिणाम क्या होता है सर, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है e के बराबर हुआ करता है। तो इसका परिणाम हो गया e। अब मुझे बताइए ये e पर अभिसर्प हो रहा है, कन्वर्ज एट e। अब e मुझे बताओ क्या परिमेय मान है क्या, आप कह रहे हो नहीं सर e जो है अपरिमेय संख्या, परिमेय मान तो नहीं है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है एक अपरिमेय मान पर अभिसृत हो रहा है, यानी कन्वर्ज एट इर्रेशनल नंबर। तो बिल्कुल सही बात है, ई जो है आपका इर्रेशनल नंबर है और उसके ऊपर वह कन्वर्ज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। केवल और केवल स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको यूज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये समुच्चय किस प्रकार से है ना। और जब समुच्चय की बात कर रहे हैं, देखिए 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो बताइए 1 रखने पर 1/1, 2 रखने पर 1/2, 3 रखने पर 1/3, 4 रखने पर 1/4, और ऐसा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और इस प्रकार से एक स्थिति ऐसी आएगी यहाँ पर हम लोग 0 पर पहुंच जाएंगे सर, समझ रहे हो आप। यानी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। और जब मैं अनंत पदों तक जाता हूं, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या है। और जब मैं अनंत की बात करता हूं तो 1/अनंत हमारा पास में कहां पहुंच गए सर, हम 0 पर है। तो मुझे बताइए इसका निम्नक क्या है, यानी सबसे छोटा मान आपका 0 होगा। और इसका उच्चक क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, परिबद्ध है, बाउंडेड फंक्शन है। यानी इसका लोअर हम रिजल्ट को ले सकते हैं, अपर रिजल्ट को ले सकते हैं। तो आपका ध्यान देना। अच्छा, इसमें समव्रत और विवृत और 2 शब्द आ रहे हैं। तो न तो ये कंटिन्यूस है सर, मतलब क्लोज और ओपन दोनों ही स्थिति नहीं है, आपका सेट है। और ये जो है न समव्रत है न विवृत है, लेकिन परिबद्ध है। देखिए जब समव्रत की बात होती है और विवृत की बात है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्लोज और ओपन इंटरवल के रूप में। तो ये न क्लोज इंटरवल में आ रहा है न ओपन इंटरवल में, लेकिन इसकी लोअर बाउंड्री है आपकी, इसकी अपर बाउंड्री है। इसका मतलब यह परिबद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फलन वैसे जो है अभी वर्तमान के अंदर है ना, रायमान इंटीग्रेशन है ना, रायमान समाकलन, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा है सर,
लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए कि अगर कोई फलन सतत नहीं है तो वह रायमान समाकलनीय भी नहीं होगा। और जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपने फंक्शन के बारे में, हमारा फंक्शन है एक, कब? जब x कैसा है? परिमेय है, रेशनल है। -1 कब? जब x कैसा है? अपरिमेय है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब मुझे बताइए कि अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर इनको प्लॉट करने की बात करता हूं तो बताइए 0 पर मान जो होगा वो 1 होगा। समझ रहे हो बात को? उसके बाद मैं मान लेता हूं भाई 0 के पास में एक कोई वैल्यू ऐसी ले लेता हूं, है ना, बहुत क्लोज लेने की कोशिश करता हूं मैं 0 के पास में, और मान लेता हूं मैं ऐसा 1/900, या ऐसा करें ना सर कि ऐसी कोई संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले और 0 के क्लोज अपन जा रहे हैं, तो 1 मान लेते हैं वर्गमूल में, चलो 99 की बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा। अब मुझे बताइए 1 वर्गमूल 99 ये संख्या कैसी है? वैसे इससे भी और क्लोज आ सकते थे। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय संख्या पर मान क्या होगा? यहाँ -1 हो गया। फिर वापस से जैसे मान लिया इसके पड़ोस में और कहीं पर चले गए हम लोग, मान लेते हैं ऐसा 1/5 हो गया, तो मान क्या हो गया? ऊपर 1 की तरफ चला गया। फिर वापस मान कहीं अपरिमेय पर नीचे आएगा। अब मुझे बताइए इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या हम बगैर हाथ उठाए ग्राफ बना सकते हैं क्या? भाई यहाँ से परिमेय 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 आती गई, हमारा ग्राफ ऐसा बना, फिर बीच में एक अपरिमेय संख्या आ गई, फिर वापस परिमेय 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 संख्या आई, और फिर वापस अपरिमेय 2-4 संख्या आ गई, फिर वापस परिमेय आ गई, ऊपर की ओर हम लोग पहुंच गए, फिर अपरिमेय आ गई, वापस हम नीचे की ओर आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर बगैर पेन उठाए हमारा ग्राफ बनना संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो फलन है वह आपका सतत नहीं है, ठीक है। और अगर ये फलन सतत नहीं है तो इसका मतलब यह आर समाकलनीय है, यानी रायमान इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आर समाकलनीय नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अब आपका ध्यान दो, आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 कहता है तो ये समाकलनीय तो हट गए आपके। अब परिबद्ध है या अपरिबद्ध है, मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आ रही है fx की? fx की जो वैल्यू आ रही है वह -1 और 1 ऐसी तो आएगी सर, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या है उसके लिए मान 1 होगा, जितनी अपरिमेय संख्या उसके लिए मान -1 होगा। तो इसका मतलब बाउंडेड तो है, इसका लोअर जो बाउंड्री है आपकी वो लोअर बाउंड्री -1 पर है, और अपर बाउंड्री यहाँ पर कहाँ है? 1 पर है। तो इसका मतलब यह परिबद्ध हो गया, लेकिन रायमान समाकलनीय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ये प्रश्न है सर इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन में 0 से 2 मॉड ऑफ 1 - x dx, है ना, छोटा सा प्रश्न है। और आप लोगों को बताया कि जब मॉड फंक्शन होता है और डेफिनेट इंटीग्रल की बात होती है तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो लिमिट है वो ब्रेक की जाती है, तोड़ी जाती है। और कैसे तोड़ना है, मुझे इस जो 1 - x जो मॉड फंक्शन के अंदर लिखा है उसको 0 के बराबर करना। तो x का मान 1 आने के कारण मैं यहाँ पर 2 लिमिट ले रहा हूँ, 0 से 1 और उसके बाद में 1 से 2, इस प्रकार से लिमिट आपकी ब्रेक होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 से 2 के बिल्कुल सेंटर से वो ब्रेक होगी, ठीक है। एक कोइंसिडेंट है आपका कि 1 - x 0 होने पर x का मान 1 जो सेंटर वैल्यू वो आ रही है। भाई अगर यहाँ पर 1 - 2x होता तो फिर x का मान 1/2 आता, तो मैं 0 से 1/2 और 1/2 से 2 पर तोड़ता, ठीक है। तो 0 से 1 और 1 से 2 हो गया। अब मुझे बताइए जब 0 से 1 के बीच में बात करते हैं हम, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई 0.5, 0.8 इस प्रकार से करते करते 1 के नज़दीक जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो जैसा क्रम है वैसा ही हमको लिख लेना चाहिए। और 1 से 2 अगर x का मान मैं 1 से बड़ा रखता हूँ 1.5, 1.6 तो आपका रिजल्ट नेगेटिव होता है, और जब नेगेटिव रिजल्ट होता है तो मुझे माइनस से गुणा करना होता है, ठीक है जी। चलिए अब इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। 1 का x का x²/2, 0 से 1 माइनस बाहर आ गया, 1 का x माइनस x का x²/2, और यहाँ लिमिट वैल्यू है 1 से 2 रख देते हैं। अपर लिमिट रख रहे हैं 1 - 1/2, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, रखने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 - 2, देखिए x का मान क्या हो गया 2, और x² का मतलब 4 में 2 का भाग गया 2, माइनस लोअर लिमिट 1 - 1/2,
चलिए सॉल्व करने पर 1/2 माइनस, ये माइनस हो गया सर, और उसके बाद में माइनस ऑफ 1/2, कुल मिलाकर के 1/2 प्लस 1/2 हमारे प्रश्न का उत्तर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई आसान सा प्रश्न था हमारा। देखिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, और यहां पर है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2nr माइनस r स्क्वायर। भाई ये आपने प्रश्न पढ़ा होगा, है ना, इंटीग्रेशन एज द सम ऑफ लिमिट, है ना। तो जो आपका सम की बात हो रही है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, इसके कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/n को अलग किया जाता है और 1/n को dx माना जाता है, और r/n के पद बनाए जाते हैं और r/n को x माना जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है इस प्रश्न को हल करने के लिए। और 1/n को अलग करना, तो इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें से n² कॉमन लेना चाहता हूं। ठीक है, और ये n² कॉमन आएगा नहीं, लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती कॉमन लिया है सर। ठीक है, ताकि यहां पर r/n की पोजीशन हम लोग बना सकें, और n² जब कॉमन लिया गया तो वर्गमूल के बाहर देखिए ऐसा r इज इक्वल टू 1 टू n, और जब मैंने n² कॉमन लिया तो n² वर्गमूल में कॉमन है, वर्गमूल के बाहर n हो गया सर, और यहां पर n² कॉमन n का भाग देने पर क्या पोजीशन बनी, 2r/n माइनस r²/n²। और जैसे मैंने आपको कहा कि 1/n को dx लिखूंगा, r/n को हम लोग x के रूप में लिखेंगे। और ध्यान दीजिए यहां से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, r बराबर कितना है 1, यहां पर n का गुणांक है क्या, n का जो गुणांक होता है वो उसकी लिमिट होती है, तो यहाँ n है ही नहीं, n का गुणांक नहीं है, तो लोअर लिमिट 0 हो गई, ऊपर n है उसका गुणांक 1 हो गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस x² dx। अब चलिए सर इसका इंटीग्रल कैसे करना है वो आपको सोचना है, x² का पद है और मुझे यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए इसको हल करना होगा। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर जब बनाएंगे 0 से 1 x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना घटाना, x का गुणांक यहाँ पर 2 है, उसका आधा 1 है, 1 का वर्ग 1 है, तो 1 जोड़ा 1 घटाया, 2x माइनस x² dx। इन तीन पदों में से हम माइनस कॉमन लेकर के परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बनी, 0 to 1 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x प्लस x², ये dx हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हुए 0 to 1 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का होल स्क्वायर dx हो गया। और मुझे बताइए किसका फॉर्मूला बना, ये बना फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², जो कि साइन इनवर्स x/a की बात करेगा। तो ये रिजल्ट रहा सर साइन इनवर्स x यानी 1 माइनस x, और 0 से 1। तो चलिए जैसे ही मैं 1 लिखता हूं तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, साइन इनवर्स 0 के रूप में आ गया, माइनस में साइन इनवर्स 0 लगाने पर 1 हो गया। एक बार इसको वापस देख लें सर, कहीं कोई दिक्कत हो रही है क्या, क्योंकि 1 अपॉन a² माइनस x² का यहाँ पर 1 माइनस x, बिल्कुल ठीक है सर 1 माइनस x ही होगा, 2x माइनस x², क्योंकि यहाँ से जैसे मैं देख रहा हूँ तो ये परिणाम माइनस का π/2 बन रहा है, तो एक बार वापस से चेक करना है मुझे, है ना। 2nr माइनस r², n² को जबरदस्ती हमने कॉमन कर दिया, x का गुणांक 2, उसका आधा 1 का वर्ग जोड़ना और घटाना, 0 से 1 की इंटीग्रेशन की लिमिट है, ये भी बिल्कुल सही है, 1 माइनस 2x प्लस x², 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा एक गड़बड़ कर दी ना सर हमने, गड़बड़ क्या कर दी कि जब हम लोग 1 अपॉन रूट में a² माइनस x² का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो तो साइन इनवर्स x/a है, लेकिन यहाँ जो x का गुणांक है सर, ध्यान दीजिए सर ये चूक गए हम लोग, x का जो गुणांक है उस x के गुणांक ये -1 है, उसका भाग भी तो हमारा होगा, और जब भाग होगा तो देखिए इस -1 को हम यहां पर बाहर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, ये बाहर की ओर माइनस शिफ्ट हो गया। भाई ध्यान दीजिए x का गुणांक माइनस उसका आपको भाग लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए
जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो माइनस हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया और ये माइनस का π/2 हो गया। माइनस माइनस का गुणा करने पर क्या हुआ, π/2। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वक्र की बात कर रहा हूँ, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स के लूप का क्षेत्रफल किसके बराबर है। अब देखिए डायग्राम हम लोग बना लें। लूप किस प्रकार से बनेगा, लूप का मतलब छल्ले की तरह एक क्लोज फिगर आपका बनने वाला है। ठीक है ना, जैसा आपने देखा होगा अल्फा, जो अल्फा का शेप होता है लगभग लगभग उस प्रकार से आपका एक लूप बनता है। ठीक है, और जब आपका ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब गौर कीजिए जो लूप बन रहा है उसके लिए मैं जैसे ही x बराबर 0 करता हूं सर, x का मान 0 करूंगा तो y का मान क्या हो गया सर, 0। ठीक है, और जब मैं x का मान a करता हूं तो y का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डायग्राम बनना चाहता हूं तो x का मान 0 करने पर y का मान 0 यहां पर है सर, x का मान a करने पर y का मान 0 है। तो कुल मिलाकर के आपका लूप जो है वो लगभग लगभग इस प्रकार का बन रहा है। x 0 पर y 0 की वैल्यू है और x a पर वापस से y 0 हो गया, यानी ऊपर नीचे। अब मुझे क्या करना है, इस लूप का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई अगर मैं डायग्राम की बात करूं, हो सकता है हमारा डायग्राम कुछ ऐसा इस प्रकार से बढ़ता हुआ आपको नजर आए, है ना। नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है मुझे उस लूप का ही क्षेत्रफल चाहिए। उसके आगे पीछे क्या स्थिति है उसको हमको कोई आवश्यकता नहीं है। भाई लूप तो बन गया हमारा, यहाँ पर 0,0 है और इस स्थान पर a,0 है। अब मुझे क्या करना होगा, इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है और आपके दिमाग में आना चाहिए कि यही सिमेट्रिक फॉर्म में नीचे की ओर है। तो आप क्या करने वाले हैं, 2 का गुणा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहा वो रहेगा 2 टाइम्स, क्योंकि 2 सिमेट्रिक रीजन है अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में ऊपर और नीचे, तो 2 का गुणा। x वेरीज कर रहा है 0 से लेकर के a तक और y dx। चलिए सर फटाफट जल्दी से देखते हैं y का मान। अब आप ध्यान करें भाई y स्क्वायर a उधर चला जाएगा तो y स्क्वायर का मान होगा और y यानी वर्गमूल, तो x हो गया सर आपका वर्गमूल में a माइनस एक्स हो गया और बटे में वर्गमूल a। इस प्रकार से जो है dx आपका रिजल्ट है। वापस ध्यान देना, y स्क्वायर से y में बदलते समय एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया, रूट में a माइनस एक्स हो गया और रूट में a हो गया। यहां पर देखिए बड़ी दिक्कत है सर, कैसे करने वाले हो उसको ध्यान देना। इस स्थान पर a माइनस एक्स को मुझे टी स्क्वायर मानना पड़ेगा। इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, a माइनस एक्स क्या है, टी स्क्वायर। और इस स्थान से जब आप अवकलन करेंगे तो पोजीशन बनेगी माइनस डी एक्स बराबर 2t dt। तो dx क्या हो गया, माइनस 2t dt हो गया। एक बात जब लिमिट है तो उसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं लिमिट भी चेंज कर रहा हूं कि जब x बराबर 0 है, x का मान अगर 0 होगा तो बताइए t का मान रूट a के बराबर हो गया, और जब x का मान a है तो t का मान 0 हो गया, तो ये लिमिट भी प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। अच्छा, तो यहाँ 2 बाहर है, रूट a कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, 0 से a के स्थान पर रूट a से 0 की स्थिति रहने वाली है। x को क्या लिखने वाले हैं, पक्षांतर कर दें तो x हो जाएगा a माइनस टी स्क्वायर। तो x के लिए लिख दिया गया a माइनस टी स्क्वायर, और इसको जो लिखेंगे रूट में टी स्क्वायर जो कि t के बराबर हो गया। ये जो पोजीशन रहेगी सर, ये पोजीशन हमारी रूट टी स्क्वायर है ना, जो कि क्या बने वाला, रूट टी स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपका t बन गया है। और उसके आगे बढ़ते हुए dx के स्थान पर क्या होगा, माइनस का 2t dt, माइनस 2t, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए ज़्यादा सोचना पड़ा हमें। ठीक है जी, चलिए अब एक काम करते हैं सर, देखिए लोअर लिमिट को 0 कर देते हैं, अपर लिमिट को रूट a कर लेते हैं, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको पॉजिटिव बना देते हैं। भाई हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को अगर इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, 2/√a ऐसा रहा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हुए ये हट गया, और जब इसका गुणा करूंगा तो देखो 2t²a, तो 2at², और जब मैं गुणा कर रहा हूं तो ये माइनस का निशान आ रहा है, और
टू द पावर कितना आ जाएगा सर, 4 हो जाएगा, मैं समझता हूं। वापस देख लें सर, गुणा a का गुणा t से किया at, और उसके बाद 2 से किया तो 2at स्क्वायर, और जब मैं इसका गुणा कर रहा हूं t स्क्वायर का t से गुणा t क्यूब, और t क्यूब का 2t से गुणा 2t टू द पावर 4, और ये बाहर माइनस है, ये माइनस तो हट गया है। तो चलिए अब इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं 2/√a। चलिए सर इसका इंटीग्रल करेंगे तो 2a t क्यूब बाय 3 माइनस 2 t टू द पावर 5/5, 0 से √a। देखिए लोअर लिमिट से तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि 0 है, अपर लिमिट को आपको रखना है 2/√a, अपर लिमिट 2a, और यहां पर t क्यूब का मतलब हो गया a टू द पावर 3/2/3, माइनस में 2 t टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया, a टू द पावर 5/2 डिवाइड में 5। अब मुझे बताइए ये क्या है, ये भी तो a की घात 5/2 है, और ये भी a की घात 5/2 है। तो मैं ऐसा करता हूं a की घात 5/2 यानी 2.5, भाई 3/2, एक और आधा है, और ये एक है, कुल 5/2। तो मैं इसको बाहर कॉमन निकाल देता हूं। देखो देखो ऐसा 2/√a है, और मैं यहां से 2a टू द पावर 5/2 बाहर कॉमन की तरफ निकाल देता हूं। पीछे क्या बचा सर, 1/3 माइनस 1/5। चलो इसको हल करते हैं थोड़ा सा। अब आप 2 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो 4, और देखो ये है a की घात 5/2 यानी 2.5, और उसमें √a का भाग यानी आधी घात, तो बचा क्या, a की घात 2, और यहाँ पर 15 आपका लसअ 3 का भाग देने पर 5, 5 का भाग देने पर 3 कुल मिलाकर के 2 का 4 से गुणा 8a² / 15। ये आपका फाइनल आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न था, विशेष रूप से लूप के लिए, और उससे भी ज़्यादा इंटीग्रेशन कैसे किया जाए इस प्रश्न का, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाई कुल मिलाकर के देखिए, प्रश्न करने से ये एक नई स्थिति अगर आपके दिमाग में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमको फायदा होता ही है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न देखिए, ये अभी जैसा प्रश्न हमने डिस्कस किया था ठीक ठीक वैसा ही प्रश्न है। हमारा जो प्रश्न है ये अभी अभी जस्ट हमने इसी पेपर में डिस्कस किया है ना, इसी क्लास के साथ में n+1 n+2, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1/3n। तो बताइए ये जो है आपका पोजीशन हमारी क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक अभी बात करूंगा, ऊपर 1 है और नीचे n+r है। कोई कंफ्यूजन है सर? देखिए ऊपर तो 1 है, फिक्स है, नीचे की ओर n+1 n+2 n+3 यानी n+ जो बदलता है वो r है। अब r का मान क्या रखूं कि पहला पद आ जाए, तो तुरंत पता लगा r का मान जब 0 रखूंगा तो n+0 यानी 1/n आ जाए। r का मान क्या रखूंगा कि अंतिम पद आ जाए, तो पता लगा r को 2n रखूंगा ताकि n+2n आपका 3 हो जाए। ठीक है ना, तो r बराबर 2n। अब वही काम है सर जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यहाँ से n को जबरदस्ती आप कॉमन निकालते हैं, 1/n को आप dx लिखा करते हैं, r/n को आप x लिखा करते हैं, यानी इस पैटर्न से आपने अभी अभी एक प्रश्न डिस्कस किया है। तो चलिए मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 से 2n, यहाँ से n जबरदस्ती कॉमन करने के बाद 1+r/n इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसको मैं इंटीग्रल में बदलता हूँ, लोअर लिमिट इसके माध्यम से आएगी, यहाँ n क्या है, n का जो गुणांक होगा वो लोअर लिमिट है, और पता लगा यहाँ n नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, लोअर लिमिट 0 है। ऊपर क्या है, ऊपर 2n है, यहाँ n का गुणांक कितना है, 2 है, तो अपर लिमिट इसकी क्या होगी, 2 के बराबर होगी। 1/1 प्लस x हो जाएगा, ये r/n को x लिखा और 1/n को dx लिखा, सीधा इंटीग्रल है, सरल सा इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल हो गया सर लॉग ऑफ 1 प्लस x, 0 से 2, और जैसे ही 2 रखेंगे तो ये पोजीशन बनेगी log 3, 0 रखने पर log 1, और log 1 का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, log 3 हो गया, और log 3 का मतलब नेचुरल बेस e हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर है। तो आसान सा आपका ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वक्र की बात कर रहे हैं, x अक्ष और फलन के न्यूनतम के संगत दो कोटियों से परिबद्ध क्षेत्रफल कितना है,
अब देखिए सर, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि हम एरिया अंडर द कर्व्स की बात भी कर रहे हैं, लेकिन समाकलन की सीमाएं नहीं दी है। अगर मेरा प्रश्न होता ना, वक्र होता, एक्स अक्ष होता, उसके साथ में कहता x बराबर 2, x बराबर 4, इस प्रकार की कोई बात होती तो हमारे पास में सीधी सीधी बात थी। लेकिन यहां पर कह रहा है फलन के न्यूनतम के संगत, यानी यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि x के ऐसे कौन से मान हैं जिसके लिए फलन मिनिमम है, वो उन कोटियां यानी उन ऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट के अंदर मुझे अंडर द कर्व एरिया चाहिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैं इंटीग्रल की बात नहीं करूंगा, एरिया अंडर द कर्व की बात नहीं करूंगा, मैं समाकलन की सीमाओं को ज्ञात करने की बात करूंगा, ठीक है ना। और इसके लिए फलन को मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। देखिए y बराबर 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy बाय dx है ना, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है आपका 8x क्यूब माइनस 2x। उसके बाद में क्या करते हैं, टू गेटिंग द लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स dy बाय dx को हम 0 के बराबर करते हैं, जो मैंने कर दिया। यहां से क्या हुआ, 2x कॉमन आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान 0 हो गया। जब इसको हल करता हूं तो 1/2 हो गया और माइनस का 1/2 हो गया। भाई इसके जो है डायरेक्ट मैं सॉल्व करने की बात कर रहा हूं आपसे। 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करता हूं मैं। यहां से कितना बना, 8 या 24x स्क्वायर माइनस 2, और जैसे ही d2y बाय dx स्क्वायर को मैं x बराबर 0 से सेटिस्फाई करता हूं, -2 लेस देन 0, इसका मतलब इस बिंदु पर आपका उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है, यानी x बराबर 0। तो इसका मतलब न्यूनतम मान क्या होंगे, पता चल गया हमको, ये बचे हुए 2 मान हैं, ये इसके लिए न्यूनतम मान होंगे। देखो इसको चेक भी कर सकते हैं। d2y बाय dx स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, और जब प्लस माइनस 1/2 की बात करेंगे, ठीक है, तो दिमाग में जोड़ डालो कि अगर यहाँ पर प्लस का 1 होता, सॉरी प्लस का 1/2 होता या माइनस का 1/2 होता, उसका स्क्वायर कैसा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। कितना हो जाता, 1/4 हो जाता, ठीक है ना। प्लस माइनस दोनों करेंगे, एक्स स्क्वायर है। 1/4 से कटेगा, 6 में से 2 गया 4, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इन मानों पर फलन कैसा है, निम्ननिष्ठ है। तो कुल मिलाकर के सर आपका प्रश्न क्या हो गया, इंटीग्रेशन अब लगेगा x1 से x2 y ऑफ dx, और x1 है आपका -1/2 से 1/2, y हमारे पास में सीधा है। देखिए इंटीग्रल तो आसान है, लेकिन इस प्रश्न में सबसे बड़ी बात क्या थी कि भाई यहाँ पर फलन की न्यूनतम के संगत की बात कर रहा है, तो न्यूनतम मान कौन से होंगे, x के किन मानों पर ही फलन मिनिमम होगा, उन मानों की बात मुझे करनी है। चलिए सर, अब आपके दिमाग में ये चीज भी आनी चाहिए कि ये फलन कैसा है, ये फलन हमारा इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन का मतलब क्या है, सम फलन है। x के साथ पर माइनस एक्स के साथ तो ये इवन फंक्शन अगर है अपना x x और माइनस एक्स रिप्लेस हो गया, तो आपने ये प्रॉपर्टी में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1/2 कर लेते हैं, इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, है ना। 2
एक्स टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, एक बार इंटीग्रल कर दिया तो फिर समाकलन की सीमाएं उधर जानी है। 2x टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। चलिए इसका इंटीग्रल कर लेता हूँ, दो तो है। 2x टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 से 1/2 केवल अपर लिमिट रखी जाए। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे तो 2/5 तो है और 1/2 की घात 5, 2 दूना 4, 8, 16 और 32 यानी 1/32 के बराबर हो गया। माइनस में 1/3 गुणा 1/8 हो गया। चलो देखते हैं, 2 के पहाड़े से 32 कट जाएगा सर 16 बार। हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है, यहाँ से है सर 2, 1/80 माइनस 1/24। तो ये आपका एलसीएम जो है 240 हो गया। 8 तिया 24 और 24 के पहाड़े से 10 बार। कोई कन्फ्यूजन है सर? और ये जो परिणाम हुआ तो 2 के पहाड़े से कट गया 120 और ध्यान दें -7/120। और आपका जो रिजल्ट है, एरिया है, वॉल्यूम है, डिस्टेंस है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आपका उत्तर 7/120 वर्ग इकाई ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा सर। ठीक है ना? तो यहाँ पर विशेष बात, फलन किन दो बिंदुओं पर मिनिमम होता है, वहां से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लेते हुए। अगला प्रश्न है, वक्र है एक्स वाई बराबर 1। ठीक है, y बराबर एक्स वाई बराबर 1 का ग्राफ कैसा होता है सर, कुछ बता पा रहे हो? क्योंकि हम लोग पहले चरण की बात करते हैं और एक्स वाई बराबर 1 का ग्राफ ऐसा होता है सर। ये ग्राफ है बेसिकली y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। तो देखिए आप, जैसे जैसे x 0 के नजदीक रहेगा सर, तो इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। जब x 0 रहेगा तो 1/0 इंफिनिटी रहेगा और जैसे जैसे बढ़ेगा तो ग्राफ हमारा इस प्रकार से नीचे आएगा। ठीक है, y बराबर x, आपके दिमाग में आना चाहिए कि y बराबर x इस क्वाड्रेंट को बीच में से काटने वाली रेखा है। और ये चीज भी आपके दिमाग में आए कि जो कटान बिंदु है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये 1,1 रहने वाला है। ठीक है ना, x बराबर y है और जब मैं यहाँ पर x का मान 1 रखूंगा तभी तो y का मान 1 आएगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु ये हो गया। आगे कह रहा है x बराबर a। अब मुझे तो x बराबर e का मतलब क्या हो गया, e का मतलब है लगभग 2.7 से लेकर के 2.8 के बीच का मान, यानी 2.72 के आसपास में। तो यहां पर कोई एक लाइन बनाता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं x बराबर e के रूप में। ठीक है ना, 2.72 के रेस्पेक्ट में। y बराबर 0, अब आपके पास में y बराबर 0 का मतलब x अक्ष हो गया सर ये वाला। यानी आपका डायग्राम क्या हो रहा है, देखो कहां कहां से हो रहा है। एक तरफ परिबद्ध हो रहा है वक्र एक्स वाई बराबर 1, दूसरी तरफ परिबद्ध है y बराबर x, तीसरी तरफ है x बराबर e और चौथी तरफ है y बराबर 0। ये परिबद्ध भाग है और इसके अंदर कह रहा है रेखा x बराबर 1 द्वारा विभाजित किस अनुपात में होता है। और जब रेखा x बराबर 1 कहाँ आएगी, रेखा x बराबर 1 यहीं पर आएगी। ठीक है, ये x बराबर 1 हो गया। तो मुझे चाहिए सर इसका 1 नंबर जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, 2 नंबर जो एरिया अंडर द कर्व की स्थिति आ रही है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात मुझे चाहिए। तो चलिए सर सबसे पहले 1 नंबर की अगर बात करता हूं तो ये तो बहुत आसान है सर, ये बेसिकली त्रिभुज है और 1 नंबर त्रिभुज बनने पर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो कि 1/2 स्क्वायर यूनिट बनकर के आ गया। 2 नंबर आपके दिमाग में आएगा सर, लिमिट वैल्यू कहां से कहां जा रही है, x का मान 1 से लेकर के e तक वैरी हो रहा है। y का मान क्या है, यहां से देखें y जो है 1/x के रूप में है और ये dx हो गया, क्योंकि जो एरिया नंबर 2 है वह x बराबर 1 से लेकर के x बराबर e के बीच में है और ऊपर ये वक्र आ रहा है और ये जो वक्र है वो बेसिकली y इज इक्वल टू 1/x है। तो चलिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log x 1/x का और यहाँ पर 1e, तो बेसिकली ये हो गया log e माइनस log 1, जो कि 1 माइनस 0 1 हो गया। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट रेशियो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना है 1/2 और सेकंड पार्ट का एरिया कितना है 1। सरल करने पर 1:2, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है,
यादृच्छिक रूप से चयनित अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब है लीप ईयर, ठीक है ना, लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है। देखिए 53 रविवार लीप ईयर है, और करें लीप वर्ष, ठीक है ना, या अधिवर्ष आपके दिमाग में आएगा 366 दिन का साल है। इन 366 दिन में अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होंगे सर, और 52 सप्ताह के साथ में 2 दिन अलग होंगे। इसका मतलब देखिए जो भी वार आ रहा है वो 52 बार तो पूरा पूरा आएगा, समझ गए ना। आप 52 से 51 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि 52 सप्ताह तो हर वार 52 बार आना है। तो मेरा प्रश्न कि भी वार 52 होगा या 53 होगा वो इन 2 दिनों के ऊपर निर्भर करेगा। इन 2 दिनों में अगर रविवार नहीं आता है तो इसका मतलब 52 रविवार हो जाएंगे, और इन 2 दिनों में से किसी एक दिन में रविवार आ जाता है तो वह आपका 53वां रविवार हो जाएगा, समझ गए। अब ये 2 दिन की स्थितियां क्या है, हमारे 2 दिन की संभावनाएं, संडे मंडे है ना, 2 दिन की स्थितियां मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और उसके बाद में सैटरडे और संडे। बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो ये 2 दिन की हमारी स्थितियां हैं जो इन 7 प्रकार से आ सकती है। और 53 रविवार होने का मतलब क्या है भाई, 53 रविवार का अभिप्राय रविवार आना है, ठीक है जी भाई। अगर रविवार आएगा तो वह रविवार आपका 53वां रविवार होगा, और अगर रविवार नहीं आएगा तो 52 रविवार हो जाएंगे उन 52 सप्ताह के। तो रविवार का आना, तो रविवार यहां पर आ रहा है संडे मंडे कॉम्बिनेशन में, और रविवार यहां पर आ रहा है सैटरडे संडे के कॉम्बिनेशन में। तो चलिए अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 2/7 ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर रहेगा। आसान प्रश्न था, डायरेक्ट अप्रोच थी। देखिए एक प्रश्न कई बार आ गया सर, ये प्रश्न 2016 में भी आया, 2018 में भी आया, ठीक है। यहां पर 3 छात्र XYZ की बात की जा रही थी, और 2018 की जो परीक्षा में 4 छात्र XYZ ABCD की बात की जा रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर है एक प्रश्न दिया गया, समस्या दी गई, हल करने की संभावना 1/2, 1/3, 1/4 है। समस्या हल होने की संभावना किसके बराबर है, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x के द्वारा प्रश्न हल होना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y समस्या को हल करेगा 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z के द्वारा समस्या हल होना 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार समस्या का हल नहीं होना 1 - 1/2 जो कि 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ y बार 1 - 1/3 जो कि 2/3 रहेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z बार 1 - 1/4 जो कि 3/4 है। मुझे बताइए समस्या हल होने की प्रायिकता समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं सर, समस्या के हल होना और समस्या का हल नहीं होना। तो समस्या का हल नहीं होना जो एक में से घटा रहे हैं ये है सर Px बार, Py बार और Pz बार, ठीक है। और जब वैल्यूज को बात करते हैं तो 1 - Px बार कितना है सर 1/2, Py बार हो गया 2/3, Pz बार हो गया 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 - 1/4, और आपके प्रश्न का आंसर क्या रहेगा 3/4। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है सर। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इतनी बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न जो है आपको समझ में आए हैं और निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी भी ये सिद्ध होंगे, ठीक है सर। तो आज के लिए इतनी बात करूंगा, याद रखेंगे फिर से मुलाकात करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर, ठीक है। टाइम का ध्यान रखना है कि अपना जो है समय लगभग 9 सवा 9 के आसपास में जैसा ही है ना होता है, मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ इस चीज़ को। और हम लोग वापस से अब सोमवार की क्लास के अंदर मिलेंगे, ठीक सर। थैंक यू वेरी मच।